नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोशिका के अंगों की यानी सेल ऑर्गेनल्स की, कि इसमें किस किस तरह के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनके क्या काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के प्रीवियस वीडियो में एक चीज छूट गई थी, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ये उसमें रह गया था, तो उसको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें मल्टी का मतलब होता है अनेक और सेलुलर का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, जैसे कि हम सभी जितने भी पेड़ पौधे हैं, हम हैं, ह्यूमंस हैं, गाय बकरी कुत्ता, जितने भी चीजें हैं, ये सब क्या है जो हम लोग देखते हैं रोजाना, ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि आपके घर, ये एग्जांपल मैंने कई बार दिया है क्लास में भी, कि आपके घर में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग हैं। जैसे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके घर में कोई एक अर्निंग मेंबर होगा जो पैसे कमा के लाता होगा। आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके चाचा जी हो सकते हैं, आपकी मम्मी वर्किंग हो सकती हैं जो काम करती हूँ और अर्न करती हूँ पैसे। ठीक है, फिर घर में अगर पापा अर्न कर रहे हैं और मम्मी हाउस वाइफ है, तो मम्मी क्या काम करती है? मम्मी खाना बनाने का काम करती हैं, घर का पूरा संभालती हैं, झाड़ू पोछा जो भी बर्तन है वो करती हैं। ठीक है, उसमें छोटी बहन जो आपकी होगी या बड़ी बहन वो हाथ बटाती है। लॉकडाउन के समय आप भी हाथ बटा रहे होंगे। तो क्या है कि इसमें जितने भी काम है वो अलग अलग लोगों के लिए बटे हुए हैं। तो उसी तरह जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें भी ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं और वो कोशिकाएं अलग अलग काम करने के लिए उनको निर्देशित होता है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करोगे। और एक कोशिकीय जीव एकल कोशिका से बनी होती है और उसमें यही एकल कोशिका क्या करती है? सारे काम करती है। सपोज डैट आपके मम्मी पापा गांव चले गए हैं, आप घर पे अकेले हैं, तो आप क्या करते हो? पहले दिन तो आपको अच्छे से सोओगे, टीवी देखोगे, 10 बजे दिन तक सोते रहोगे। फिर लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? ब्रेड आपको ब्रेकफास्ट भी आपको बनाना है, आपको लंच भी बनाना है, आपको डिनर भी बनाना है। ठीक है, घर में जो रात के समय जो घर में हम लोग लॉक लगाते गेट, वो लॉक भी आप ही को लगाना है। अगर टीवी अगर आपने ऑन की है तो आप ही को ऑफ भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? एक इंसान यानी आप कर रहे हो। तो उसी तरह एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो एकल कोशिका सिंगल सेल होती है और वही जो कोशिका की जितनी भी क्रियाएं हैं, यानी कोशिका जैसे श्वसन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये सारी सर्कुलेशन, ये सारी चीजें एक ही कोशिका करती है। तो उसे एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर कहते हैं। अब यूनि का मतलब होता है एकल, सिंगल, और सेलुलर का मतलब होता है कोशिकीय। तो यहां से बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव के बारे में ये क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें एक कोशिकीय जीव का एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव हैं। बाकी बहुकोशिकीय तो हम हैं ही, आप भी बहुकोशिकीय हैं, हम भी हैं, और जितने पौधे हैं वो भी क्या हैं? बहुकोशिकीय में आते हैं। अब बात करते हैं कोशिका में कौन कौन से ऑर्गन्स यानी अंग पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज चलेंगे, एक ऑर्गन उठाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी आकृति या उसकी रचना कैसी है, मेम्ब्रेनस है कि नहीं मेम्ब्रेनस है, यानी उसमें झिल्ली पाई जाती है कि झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है, उसके काम क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसे ER भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है कि ER जो होती है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है और ये चपटा होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। चपटे आपस में जुड़े हुए और थैली युक्त जो छोटी छोटी नलिकावत यानी कि ट्यूबुलर जो संरचना होती है उसका जाल फैला होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए, राइबोसोम के यहाँ पे एक शब्द आया है, जो लोग बायोलॉजी से होंगे तो वो जान रहे होंगे, जो बायोलॉजी से नहीं है, बायोलॉजी स्ट्रीम से नहीं है, शायद राइबोसोम उनके लिए नया हो। तो जिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER हम बोलेंगे, ER पर उसकी बाहरी सतह पर, जैसे कि मान लीजिए ये ER है, ठीक है, ER की बाहरी सतह पर अगर राइबोसोम छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, बिंदी जैसे सूक्ष्म संरचनाएं, तो उसे कहते हैं
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, अब ये राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण, संश्लेषण का मीन्स प्रोटीन को बनाना, संश्लेषित करना, ठीक है, प्रोटीन को बनाने में सहायक होते हैं। उन्हें ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, उन्हें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी, ठीक है, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। अब जो कोशिकाएं ये जो अब तो आपको ये पता था कि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करते हैं, और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए? उन्हें कहते हैं खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, अब जिन पे राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं उनको चिकनी कहते हैं, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। अब ये क्या काम करते हैं? जिसपे राइबोसोम नहीं पाया जा रहा उसका क्या काम है? तो जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उन्हें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब उसमें बहुत ताकत में पाई जाती हैं। और जो एसईआर होती है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में कहते हैं एसईआर, ये प्राणियों में क्या होता है? लिपिड यानी कि फैट, लिपिड संश्लेषण यानी लिपिड को बनाने में इसके मुख्य स्थल होते हैं, एक्टिव पॉइंट होते हैं कि यहाँ पे लिपिड का संश्लेषण होता है। और लिपिड की तरह इसमें क्या होते हैं? स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है, एसईआर में उपस्थित होते हैं। अब क्या है, अगला पॉइंट चलते हैं। एसईआर हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अब चलते हैं गोल्गी बॉडी पे, गोल्गी काय। अब गोल्गी काय का अक्सर जितने भी वैज्ञानिक लोगों ने जिस भी चीज की खोज की है और उनके ही नाम के आधार पर उसका नाम रख दिया गया है। अगर मान लीजिए सारी खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की होती, इंडियन साइंटिस्टों ने की होती, तो हो सकता है कि जो आज हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी काय पढ़ रहे हैं, तो गोल्गी काय का नाम राजेश, सुरेश यानी कुछ भी हो सकता था, इंडियन नाम हो सकता था। ठीक है, तो जो गोल्गी उपकरण यानी गोल्गी बॉडी होती है, इसकी खोज केमिको गोल्गी ने सन 1898 में की थी। और इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने पहली बार केंद्रक के पास एक घनी रंजित जलिकावत, ठीक है, संरचना तंत्रिका कोशिका में देखा था, और इन्हीं के नाम पे इस चीज को क्या नाम दे दिया गया? गोल्गी काय नाम दे दिया गया। यह बहुत सारी चिपटी डिस्क आकार की थैली से मिलकर बनी होती है, जिसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। अब गोल्गी काय का कार्य क्या होता है? ये क्या करती है? द्रव्य को संवेष्टित मतलब क्या पैकेज करती है, पैकिंग करती है, करके अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाती है। यानी कि द्रव जो उसके अंदर जो लिक्विड है, द्रव्य है, मैटर है, उसको क्या करती है? पैकेज, उसकी पैकिंग करती है, और जो अंतर एकदम इनर सेलुलर सिस्टम है उसमें क्या करती है? उसको पहुंचाती है। और या फिर कोशिका के बाहर, सेल के बाहर, अंदर से बाहर की तरफ क्या करती है? सिक्रीशन करती है। अब ये क्या काम, इसका मेन भी काम एक ये भी है कि यह ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करने में सहायक होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्गी बॉडी क्या करती है। तो गोल्गी बॉडी क्या करती है? ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण में सहायता करती है, और उसका एक्टिव स्थल है यानी एक्टिव पॉइंट है ये। ठीक है, इसके बाद आता है लयन काय। ठीक है, लयन काय बहुत ही खतरनाक होते हैं। समझो कि जैसे कि आपके घर में एक छोटा बच्चा हो जिसके नाक में हमेशा गुस्सा रहता है, तो थोड़ा सा भी कुछ बोल दो तुरंत गुस्सा हो जाए, सामान उमान पटक दे, कोई भी सामान हाथ में हो। आपके घर में ऐसा होता होगा कि छोटा बच्चा मोबाइल लेके बैठा, आप मोबाइल उससे मांगो, छीनो या फिर ऐसे कुछ करो तो तुरंत मोबाइल उठा के फेंक देता है और टूट गया। तो उसी तरह ये लयन काय भी होते हैं। अब मैं ऐसे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अब लयन काय क्या काम करता है? इसको लाइसोसोम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब ये कहाँ बनते हैं? सबसे पहले ये बात करते हैं, ये बनते हैं गोल्गी बॉडी में बनते हैं। इसमें सभी प्रकार के, इस लयन काय में, लाइसोसोम में एक थैली नुमा संरचना होती है, और इसमें सभी प्रकार के जल अपघटीय एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेज, ये सब एंजाइम मिलते हैं। अब ये एंजाइम का क्या काम होता है? ये एंजाइम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड को
पचाने में यानी डाइजेस्ट करने में बहुत सक्षम होते हैं और ये इनके अंदर भरपूर मात्रा में ये थैली में इकट्ठा होते रहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा कोशिका के ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है या कोई ऐसा एक्यूट सिचुएशन आ जाता है तो उसमें क्या होता है, ये लाइसोसोम फट पड़ते हैं। ठीक है, जब इनको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो ये फट पड़ते हैं और जैसे ही फटते हैं तो क्या करते हैं, जिस कोशिका में होते हैं उसी कोशिका को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी कोशिका को क्या कहते हैं, उसी कोशिका को गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, कोशिका मर जाती है क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और ये क्या करते हैं, जिस कोशिका के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड है सबको गला देते हैं और कोशिका वहीं पे डेथ कर जाती है। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कोशिका का आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत पेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, लेकिन अब क्या है उसको अलग अलग नामों से पूछा जाता है। अब बात करते हैं रसधानी। रसधानी को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, रसधानी क्या कहते हैं, इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। अब ये पाई कहाँ जाती है, तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह एक होती है। ठीक है, एक जगह होती है जो झिल्ली के द्वारा एक घिरी होती है जिसे रसधानी या वैक्यूल कहते हैं। अब इस रसधानी मतलब कोई घिरी हुई जगह है तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। कोई जगह अगर हमने बाउंड्री की तरह घेर ली है तो उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ रखा होगा। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें पानी होता है, रस होता है, जो कोशिका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालती है, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं, और अन्य उत्पाद जो कोशिका के होते हैं वो इसमें भरे पड़े रहते हैं। अब ये क्या होता है, ये एक एकल झिल्ली यानी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके बाहर की तरफ क्या होती है, एक झिल्ली होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस। अब झिल्ली क्या होती है, समझिए कि आप आलू लेने गए हैं या कोई चीज लेने गए हैं और क्या होता है कभी कभी ज्यादा सामान लेते हैं और पन्नी ले लेते हैं हम लोग, और पन्नी में क्या करते हैं जब लेके जाने लगते हैं तो लगता है कि अभी वो टूट जाएगी। तो हम लोग क्या कहते हैं, दुकानदार से या ठेले वाले से कहते हैं कि भाई इसको जरा एक और पन्नी में डाल दो, तो डबल पन्नी हो जाएगी तो मजबूत रहेगा, टूटेगा नहीं। ठीक वही चीज है कि सिंगल लेयर मतलब सिंगल मेम्ब्रेनस यानी कि एक झिल्ली है, उसमें डबल मेम्ब्रेनस मतलब कि उसमें दो झिल्ली है। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थोड़ा और स्टेबल होता है, थोड़ा और प्रोटेक्टिव होता है, और सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थोड़ा कम प्रोटेक्टिव होता है, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सकता है। जितने मेम्ब्रेन रहेंगे उतने वो पासिंग एरिया रहते हैं। तो अगर सिंगल मेम्ब्रेन है तो यहां से अंदर से कोई चीज बाहर जानी है तो उसको बस ये एक मेम्ब्रेन पास करनी है। अगर डबल मेम्ब्रेनस है तो ये मान लीजिए अंदर की सतह से इस पे आया, फिर बीच वाली सतह पार करेगा, फिर लास्ट वाली सतह पार करके तब बाहर निकलेगा। तो सिंगल मेम्ब्रेनस के अपने फायदे हैं और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अपने फायदे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, एकल झिल्ली से घिरी होती है जिसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो पूछा जाता है कि टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो रसधानी जिस सिंगल लेयर से घिरी होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेर लेता है, यानी कि जो प्लांट सेल होता है उसमें ये पाया जाता है। और क्या करता है कि उस मान लीजिए कोशिका का जितना साइज है उसका 90% स्थान क्या करता है, ये वैक्यूल घेर लेता है। जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है क्योंकि पादप कोशिकाएं ढेर सारा खाना बनाती हैं और जब उसको स्टोर करना होता है तो उनके पास कोई जगह नहीं होती, तो किसी चीज में स्टोर कर देंगे। और जंतु कोशिका क्या होती हैं, हम लोग क्या है, हम लोग भक्षण करते हैं, हम लोग खाते हैं। ठीक है, हम लोग खुद से खाना नहीं बनाते हैं, हम लोग प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, तो और पादप कोशिकाएं क्या होती है, प्रोड्यूसर होती है। वो दिन भर प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितना उनकी जरूरत है उससे ज्यादा खाना बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ फ्रिज होता है स्टोर करने के लिए, तो किसी किसी किचन में होगा कि बहुत बड़ा फ्रिज होता है, आधे किचन का जगह ही घेर लिया है या ठीक है। तो उसी तरह पौधों में भी क्या होता है, वैक्यूल होता है, जो लोग एक्स्ट्रा खाना बनाए रहते हैं वो उसमें जाके इकट्ठा होता है। जो पानी होता है, जो रस होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सब उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अमीबा में क्या होता है कि संकुचनशील रसधानी होती है जो कि उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब ये काम कैसे करती है कि संकुचनशील मतलब कि कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब कि ऐसे दबता पिचकता ऐसे रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि अमीबा के अंदर जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि एकल कोशिका है, सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है,
तो इसमें क्या होता है कि जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ये रसधानी में यानी इसके वैक्यूल में भरते चले जाते हैं। और बाद में जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, अपने कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसको बाहर की तरफ निकाल देता है, डिस्चार्ज कर देता है। अब बहुत सारी कोशिकाएं जैसे कि आद्य जीव जो प्रिमिटिव बहुत ज्यादा लिविंग बहुत पुराने जो प्रिमिटिव लिविंग थिंग्स हैं, उसमें जो फूड वैक्यूल जो खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए किया जाता था, कि जैसे कि उसके आसपास से कोई सेल के अगल बगल से कोई चीज उसका खाने का पार्टिकल जा रहा है तो वो क्या करते थे, वो एक वैक्यूल ऐसे बना लेते थे और उसमें आके क्या होता था, जैसे मान लीजिए ऐसे संरचना है और संरचना में ऐसे वैक्यूल बना लेते थे। अब इसके बगल से कोई फूड पार्टिकल जा रहा है वो इसमें आ जाता था, जब इसमें आया धीरे धीरे ऐसे घेर के फिर उसको अंदर खींच लेते थे। तो इस तरह से काम करता था ये जो फूड वैक्यूल था, जो कि पुराने जीवों में यानी जो आद्य जीव है उसमें पाया जाता था। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र कणिका, यानी सूत्र कणिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सभी को शायद अब बहुत से कम लोगों को मालूम होगा। सूत्र कणिका को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसके फंक्शंस को जानते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये तस्तरी नुमा, तस्तरी आप क्या होंगी जैसे हम लोग तस्तरी खेलते थे ऐसे फेंकते थे उड़ के आती थी, ठीक है। तो तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति है जो कि 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4 माइक्रोमीटर के लगभग लंबी होती है तथा 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है। अब डबल मेम्ब्रेनस क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है और एनर्जी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, सही तरीके से हर जगह जाए, इसलिए इसको थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो इसलिए क्या है कि दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्रिस्टी नाम की संरचना पाई जाती है जो कि इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने में सहायक होती है। अब इसका मुख्य काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वायवीय श्वसन, यानी कि क्या, सांस लेना, श्वसन करना, वायवीय श्वसन करना इसका मुख्य काम होता है। इसमें क्या होती है कि कोशिका ऊर्जा एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उत्पादित करती है। अब इसी कारण इसे कोशिका का शक्ति गृह या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर ऊर्जा घर या फिर एटीपी मिल भी कहा जाता है। जैसे कि आटा मिल होता है ना, आटा चक्की जहां पे गेहूं पीस के आटा बनता है, उसी तरह इसको एटीपी मिल भी कहते हैं। अब इसका नया टर्म आ गया है एटीपी मिल, जहां पे क्या होता है, एटीपी को पीस के एनर्जी निकाली जाती है, ठीक है। यानी एटीपी कब टूटता है, जब श्वसन होता है। जैसे कि हम लोग जब श्वसन कर रहे होते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान एटीपी टूटता है और तब हमें एनर्जी मिलती है। जब हमारी कोशिकाएं यानी मनुष्य की कोशिकाएं श्वसन करने में उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती कोशिकाओं को, तो उस समय वो क्या बनाती हैं, लैक्टिक एसिड बनाती हैं और उस लैक्टिक एसिड के फलस्वरूप हमारी कोशिकाओं में, ऊतकों में दर्द होने लगता है, अकड़न आने लगती है और हम लोग काम करना रोक देते हैं। जैसे कि आप देखो, अगर आप हाथ ऊंचा करके, हमने ये भी पहले बताया कि हाथ ऐसे ऊपर उठा के आप जाला झाड़ रहे हो, बहुत देर से आप जाला झाड़ रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो जब हाथ ऊपर कर लिया तो ब्लड का सर्कुलेशन उतनी तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है जितनी तेजी से चाहिए। अब क्योंकि हाथ तो ऊपर करके काम कर रहे हैं और इसको एनर्जी चाहिए, और उल्टा क्या हो गया, ऊपर करने से ब्लड का सर्कुलेशन उतनी तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है, यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तो फिर क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन थोड़े समय के लिए होना शुरू हो जाता है और उसके फलस्वरूप लैक्टिक एसिड बनता है और हमारे यहाँ कंधों में क्या होता है, कंधों में यहाँ पे दर्द होने लगता है और हम लोग हाथ नीचे कर लेते हैं। यही कारण है जब हम लोग कोई काम ऐसे करते हैं, जैसे पर्वतारोही जो होते हैं, अब लेकिन उनका पर्वतारोही जो होते हैं, क्लाइंबर जो होते हैं, उनको यूज करते करते हाथ उस तरह से अभ्यस्त हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग पहली बार ऐसा करें तो हम लोग को क्या होगा, थोड़े समय में हमारे हाथ कांपने लगेंगे ऐसे 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 और यहाँ दर्द होने लगेगा। चलिए अगला देखते हैं कि प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक। जैसे कि प्लास्टिड समझिए सिंपल सा चीज है, जैसे हमारे शरीर में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई बहुत गोरा है, ठीक है, किसी के आंखें भूरी हैं, किसी के बाल जन्म से ही भूरे हैं या किसी के बाल जन्म से बहुत ज्यादा काले हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक पिगमेंट यानी वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं मिलेनिन,
ठीक है। तो सेम जैसे कि हमारे अंदर मिलेनिन पाया जाता है, उसी तरह पौधों में क्या होता है, पिगमेंट वर्णक पाया जाता है, जो कि पौधों को रंग प्रदान करने का और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। जो प्लास्टिड होता है ये सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि युग्लिना में मिलता है। ये विशिष्ट प्रकार के वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, और इसके कारण पौधों के जो रंग रूप होते हैं, जो रंग होता है वो अलग अलग होता है। अब लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो सब लोग जान रहे हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का मेन डिफरेंस ये भी है कि उसमें क्या होता है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में मतलब क्रिया में सहायक होता है, और जो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा है उसको संचित यानी स्टोर करने का, बांधने का काम करता है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट ना हो तो जो सौर ऊर्जा है उसको पौधे क्या करेंगे, अपने अंदर बांध नहीं पाएंगे, और जो उनका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो चल नहीं पाएगी। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मिलता है, और क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीनाइड वर्णक भी मिलता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ये जैसे कि फूल पत्तियों के जो रंग होते हैं, फूल अलग अलग कलर के फूल खिलते हैं, लाल रंग के, पीले रंग के, नारंगी रंग के, तो ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से खिलता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें वसा में विलेय कैरोटीनाइड वर्णक पाए जाते हैं जैसे कि कैरोटीन, जेंतोफिल, ठीक है। अब इनके कारण क्या होता है, पौधे क्या होते हैं, मैंने जैसे बताया पीले, नीले, लाल फूल उसमें खिलते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, इसी में ल्यूकोप्लास्ट आता है। क्रोमोप्लास्ट की बात होगी, ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णी लवक कहते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है, और ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को यानी कि फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे कि मंड लवक, ठीक है। मंड लवक में क्या होता है, मंड यानी स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित यानी स्टोर होता है, जैसे कि आलू, ठीक है। फिर आता है तेल लवक यानी ऑयल प्लास्टिड, इसमें क्या होता है कि तेल और वसा स्टोर होता है। फिर आता है प्रोटीन लवक, इसमें क्या होता है, प्रोटीन का भंडारण होता है। अब बात करते हैं अगले ऑर्गन की, राइबोसोम। राइबोसोम मैंने सबसे पहले कहा बताया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सतह पर, बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER कहते हैं, और जिसपे राइबोसोम बाहरी सतह पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नहीं पाए जाते हैं उन्हें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम का जो खोज था, यानी राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा था, जॉर्ज पैलेट ने देखा था। जॉर्ज पैलेट ने सन 1953 में सबसे पहले राइबोसोम को देखा था। अब ये क्या होते हैं, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के बने होते हैं और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाहर मतलब ये इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, एकदम ओपन होते हैं, नंग धड़ंग जैसे छोटा बच्चा होता है बिना कोई कपड़े के, उसी तरह होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है, ठीक है। राइबोसोम में 2 राइबोसोम होते हैं, एक 80S राइबोसोम होता है, एक 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। 80S राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो 70S राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयां भी होती, जैसे कि मैंने बताया बड़ी और छोटी इकाई, एक 80S एक 70S। यहां पर जो S होता है उसको स्वेड वर्ग इकाई कहा जाता है। S किसको डिनोट करता है, स्वेड वर्ग इकाई को डिनोट करता है, जो कि अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करने का काम करता है। या फिर एक तरह से इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये रूप, ठीक है, ये क्या करता है, आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। जितना ज्यादा पॉइंट टेबल में ऊपर है, जैसे 80S है, 70S है, तो 80S क्या होगा, आकार में क्या होगा, वह घनत्व में ज्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोपंजर यानी कि साइटोस्केलेटन। जैसे कि इसके पहले वाले मैंने शायद 2-3 वीडियो पहले 1 मई को मैंने बनाया था ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के ऊपर, ठीक है।
तो हमारा जो कंकाल तंत्र है वो क्या काम करता है, हमें ढांचा प्रदान करने का काम करता है। उसी तरह कोशिका में साइटोस्केलेटन होता है, साइटोपिंजर कहते हैं उसको, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, आइए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। साइटोपंजर जो होता है ये प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत यानी नेट लाइक तंतु यानी कि फाइबर होता है, जो कि कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में मिलता है, और उसे ही क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब इसका काम सीधे देख लेते हैं। इसका तो ये हो गया कि किस तरह का दिखता है और कहाँ मिलता है। काम देख लेते हैं। इसका पहला काम है यांत्रिक सहायता करना, ठीक है। दूसरा काम है गति व कोशिका के आकार को बनाए रखना। ये क्या करता है, कोशिका को अगर कोई यांत्रिक सहायता चाहिए, मैकेनिकल हेल्प चाहिए, तो ये क्या करता है, ये उसको प्रदान करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम तो पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमारे अंदर क्या है, कंकाल तंत्र है। अगर हमारे अंदर कंकाल तंत्र ना होता तो हमें कोई आकार नहीं मिलता। अगर हमें दौड़ने भागना होता तो हम एकदम लुंज पुंज होते, दौड़ भाग नहीं पाते। सिंपल सा चीज, आप छोटे बच्चों को देख लीजिए, कोई अगर न्यू बॉर्न बेबी है, उसको आप जब भी लेते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग सर के पीछे ऐसे हाथ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसका बर्थ हुआ है तो उसका कंकाल तंत्र उतना मजबूत नहीं है कि उसके शरीर के ढांचे को संभाल पाए। उसकी गर्दन ऐसे 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 लुढ़कती रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सर पे हाथ लगाते हैं। वो खड़ा नहीं हो पाता है, धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है, जो कोशिका होती है उसके अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, ये उसको मैकेनिकल हेल्प देता है चलने फिरने, उसको मूवमेंट करने में, उसको गति करने में, ठीक है। ये इसको क्या करता है, एक मैकेनिकल हेल्प देता है। अब इसमें अगला पॉइंट बात करते हैं, पक्षमाभ या कशाभिका। पक्षमाभ को इंग्लिश में सीलिया कहते हैं और कशाभिका को इंग्लिश में फ्लैजिला कहते हैं। तो आइए बात करते हैं सीलिया के बारे में। सीलिया और फ्लैजिला रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाले धागे नुमा संरचना होते हैं। अब सीलिया क्या होता है, सीलिया फ्लैजिला से छोटा होता है लंबाई में और फ्लैजिला सीलिया से लंबा होता है, ठीक है। अब सीलिया की क्या काम करता है, सीलिया जैसे आप नाव का चप्पू देखा है, नाव में क्या होता है, चप्पू होता है जिससे नाव के अगल बगल के पानी को ढकेल के आगे पीछे के, नाव को नहीं ढकेलते चप्पू से, ठीक है। चप्पू से क्या करते हैं, हम नाव के अगल बगल के पानी को हटाते हैं, या तो आगे या तो पीछे, जिससे नाव आगे पीछे चलती है। तो सीलिया भी उसी तरह काम करता है। ये एक नाव के चप्पू की तरह काम करता है, जो कोशिका को या उसके चारों ओर के मिलने वाले जो द्रव्य है, उसके चारों तरफ जो कोशिका के द्रव्य है, उसमें क्या करता है, ऐसे ऐसे हिला के कोशिका की गति या द्रव्य को गति कराने में सहायक होता है। अब बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला क्या होता है, ये सीलिया से लंबे होते हैं और कोशिका की गति में सहायक होते हैं। ये विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं और कोशिका को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। अब इसके बाद जो भी चीजें बच रही हैं कोशिका अंग की, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अब बाकी के जो कोशिका अंग हैं ये अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तो तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस भी प्रशिक्षु ने, स्टूडेंट ने, उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि रोज इसमें वीडियो आ रहे हैं। आप लोग घर बैठे लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, जिसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पूरा फॉलो करें, ठीक है। समय समय पर गुनगुना पानी पीते रहें, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, ये नहीं कि बस थोड़ा सा ही काम है तो हम घर से बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।